नमस्ते, मैं सुलेखा जैन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की किताब जिसका नाम है रुचिरा भाग 1। इसका पाठ 5 पढ़ेंगे आज हम। इसका नाम है वृक्षा। वृक्षा यानी पेड़। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसन्तो निवास करते हैं, वृक्षा वृक्ष, वनम वनम प्रत्येक वन में, रचयन्ति रचयन्ति यानी रचना करते हैं, वृक्षा यानी पेड़। तो इसका हिंदी अर्थ है प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वृक्ष प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि वृक्षों से ही वनों का अस्तित्व होता है। शाखा दोलासीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा यानी जो पेड़ों की शाखाएं हैं, दोला यानी झूला, आसीना यानी बैठे हुए हैं, विहगा यानी पक्षी। जो पक्षी हैं वो पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। तई तई यानी वे जो पक्षी चहक रहे हैं, किमपि कुछ कुछ, कूजन्ति कूज रहे हैं या चहक रहे हैं, वृक्षा वृक्षा यानी पेड़ या वृक्ष। वे अर्थात वे जो पक्षी चहक रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारे ये जो पेड़ हैं वो भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति यानी पीते हैं, पवनम हवा, जलम पानी, संततम निरंतर या हमेशा, साधु जना तपस्वी जन, इव यानी समान, सर्वे यानी सभी, वृक्ष यानी वृक्ष। अर्थात सभी वृक्ष या पेड़ साधुओं या सज्जन पुरुषों की तरह निरंतर हवा और पानी पीते हैं। यहाँ पेड़ों को साधुओं की तरह बताया गया है जिनकी आवश्यकताएं बहुत ही थोड़ी होती हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति यानी छूते हैं, पादैः यानी पैरों से, पैर यहाँ पेड़ों की जड़ों को कहा गया है, पातालम पाताल को। पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। नभ यानी आसमान, शिरस्सु यानी सिर से, वहन्ति वहन करते हैं या ढोते हैं, वृक्षा यानी पेड़। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है कि पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। यहाँ पेड़ों के पैर से मतलब पेड़ों की जड़ों से है जो धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। पेड़ों की ऊंचाई या पेड़ का शिखर बहुत ऊंचा होता है, इसीलिए कहा है कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को सिर पर धारण किए हुए हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयो यानी पानी, दर्पणे यानी दर्पण या आईना, स्व अपना, प्रतिबिंबम प्रतिबिंब यानी परछाई, कौतुकेन आश्चर्यचकित, पश्यन्ति यानी देखना, वृक्ष यानी पेड़। कि जो वृक्ष हैं वो अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। अर्थात किसी नदी या झील के किनारे स्थित वृक्षों को अपना प्रतिबिंब नदी या झील के पानी में देखने पर कौतूहल उत्पन्न होता है। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य यानी फैलाकर, स्व अपनी,
छाया संस्तरणम बिस्तर, यानी कि पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर कुर्वन्ति करते हैं सत्कारम आदर सत्कार वृक्षा यानी वृक्ष, अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सभी का आदर सत्कार करते हैं। कहने का अर्थ है कि वृक्षों की छाया में सभी लोग आनंदित होकर बड़े ही आराम से विश्राम करते हैं। ऐसा लगता है कि वृक्ष छाया रूपी बिछौने से सभी का आदर सत्कार कर रहे हों। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो सबसे पहला है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि वचनों के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए गए हैं और उदाहरण में यहाँ वन के रूप से समझाया गया है। तो यहाँ वन का जो रूप दिए गए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, उसी तरह हमें यहाँ इन सभी के बनाने हैं। तो देखिए एक वचन में है वनम, द्विवचन में बना है वने और बहुवचन में बना है वनानी। इसी तरह हमें जल के रूप बनाने हैं जलम, जले, जलानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। आगे देखते हैं वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। इसी तरह हमें पवन के रूप बनाने हैं पवनम, पवनौ, पवनान। जन के रूप बनेंगे जनम, जनौ, जनान। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्ठक में दिए गए जो शब्द हैं उनमें हमें उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे अहम रोटिकाम खादामि। यहाँ कोष्ठक में रोटी का शब्द दिया गया है। अब रोटिका में हमें उपयुक्त विभक्ति लगानी है और उससे हमें ये वाक्य पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ उदाहरण में बना के दिया हुआ है रोटिकाम। तो रोटिकाम में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है और ये जो सारे नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें सभी में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। पहला है त्वम पिबसि। तो यहाँ कोष्ठक में जल शब्द लिखा हुआ है, इसमें हम उपयुक्त विभक्ति लगाएंगे और शब्द बनेगा जलम। त्वम जलम पिबसि, तुम जल पीते हो। दूसरा है छात्र दूरदर्शनम पश्यति। छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षा पिबन्ति, वृक्षा पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन पीते हैं। ता कथाम लिखन्ति। अगला है आवाम जंतुशालाम गच्छावः। हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, कि यहाँ नीचे लिखे वाक्यों में हमें कर्ता पद को चुनना है। तो सबसे पहला प्रश्न है वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, कि वृक्ष आसमान को अपने सिर से ढोते हैं। तो यहाँ पर हमें कर्ता पद का पता क्रिया से लगेगा कि वहन्ति से। अब हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे क्रिया से कि कौन ढोते हैं, तो उत्तर निकल कर हम आता है हमारा पेड़ ढोते हैं आसमान को सिर से। तो यहाँ पर कर्ता हमारा है वृक्षा। दूसरा है विहगा वृक्षेषु पूजन्ति। तो अब हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे कौन कूजते हैं, तो हमें पता चलता है विहगा यानी कि पक्षी कूजते हैं, तो हमारा कर्ता है विहगा। इसी तरह तीसरा है पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो यहाँ क्रिया से प्रश्न बनेगा कौन देखते हैं, तो यहाँ हमारा कौन देखते हैं यानी वृक्ष देखते हैं अपना प्रतिबिंब,
तो यहाँ वृक्षा जो है वो कर्ता है। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, तो कौन उत्पादन करते हैं अन्न का? कृषक करते हैं, तो यहाँ कर्ता है हमारा कृषकः। सरोवरे मत्स्या सन्ति, सन्ति जो क्रिया है उससे हम पता चलेगा कि यहाँ कर्ता कौन है। मत्स्य यहाँ पर कर्ता है। चौथा प्रश्न है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति, कि वृक्ष जो हैं वो किससे पाताल को छूते हैं? तो इसका उत्तर है पादई, यानी पैरों से। पैर का मतलब यहाँ वृक्षों की जड़ों से है। दूसरा प्रश्न है वृक्षः किम रचयन्ति, पेड़ किसकी रचना करते हैं? वनम अर्थात वन की। तीसरा है विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं? तो इसका उत्तर है शाखा दोलायाम, यानी पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। चौथा प्रश्न है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कि वृक्ष आश्चर्यचकित होकर क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। पांचवा प्रश्न है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि समुचित पदों के द्वारा हमें ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर ये विभक्तियाँ दी गई हैं 8, और वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में सभी में रूप बनाकर दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। तो हमें जो रूप बनाकर दिए गए हैं उन्हीं की तरह इन जो खाली स्थान हैं उनको पूरा करना है। वैसे ये जो सारे शब्द हैं वो आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जिसके रूप राम या बालक की तरह चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति में गजः, गजौ, गजः। इसी तरह हमें अश्व के बनाने हैं अश्वः, अश्वौ, अश्वः। द्वितीय विभक्ति में सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई। मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकई। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति में मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति में जनस्य, जनयो, जनानाम। शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षक, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। नर्तक, नर्तकौ, नर्तका। प्रश्न नंबर 6 है हमारा भिन्न प्रकृतिम पदम चिन्ह, कि ये जो यहाँ पर दिए गए प्रश्न हैं इनमें हमें भिन्न प्रकृति वाला पद चुनना है। तो सबसे पहले है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो इसमें भिन्न प्रकृति का शब्द है लता। लता कैसे भिन्न प्रकृति का है? क्योंकि गंगा, यमुना और नर्मदा हमारी नदियाँ हैं और लता का अर्थ होता है बेल, तो नदियों से भिन्न हो गया लता, इसलिए लता यहाँ पर भिन्न प्रकृति वाला पद है। दूसरा है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। यहाँ चित्र भिन्न प्रकृति वाला है क्योंकि ये जो तीनों शब्द हैं उद्यान, कुसुम यानी फूल, फल यानी फल, तो ये तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं बगीचे में, और चित्र अलग है हमारा, इसीलिए ये भिन्न प्रकृति वाला शब्द है। तीसरा है लेखनी, तूलिका,
चटका, पाठशाला। यहाँ पर चटका यानी चिड़िया जो है वो भिन्न है। लेखनी, तूलिका और पाठशाला ये तीनों एक साथ ही हैं। पाठशाला यानी विद्यालय, विद्यालय में लेखनी काम आती है, तूलिका भी काम आती है। चौथा है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। यहाँ पर मोदकम एक मिठाई है और बाकी के सारे आम्रम यानी आम, कदलीफलम यानी केला, नारंगम यानी नारंगी, ये तीनों फल हैं और मोदक मिठाई है, इसलिए मोदकम भिन्न प्रकृति का पद है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें पेड़ों की महिमा का पता चला कि पेड़ कितने परोपकारी होते हैं। साथ ही आपको प्रश्नोत्तर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।